हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि ब्लूप्रिंट पेपर सरकार के द्वारा जारी किया गया है, खासकर विद्यार्थियों के लिए कि इस तरह के पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 के मैथमेटिक्स पेपर का, इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। हर एक प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कैसे करना है। मैथमेटिक्स के पेपर में जब आप बैठते हो तो बहुत डर लगता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आप पेपर जाएगा आपका, बस आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करते चलना। ओके स्टूडेंट, देखो 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका, जिसमें 80 नंबर के आपके रहेंगे। 3 घंटे में 80 नंबर आपको बनाने हैं। कितने नंबर? 80 नंबर आपको बनाने हैं, जिसमें कि 20 प्रश्न रहेंगे आपके, और सभी प्रश्न जो होंगे वो अनिवार्यतः आपको बनाने ही बनाने हैं। और प्रश्न क्रमांक 1.1 से 1.15 तक ये आपके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको एक नंबर जिसमें 4 ऑप्शन भी रहेगा, और उसमें से 4 ऑप्शन में से एक का चॉइस करना पड़ेगा, एक का चुनाव करना पड़ेगा। ये सब पढ़ लेना, ये सभी इंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ सिलेबस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का प्रश्न में से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न क्रमांक 1.1, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? निम्न में से पूर्ण वर्ग, अब याद करो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता था कि जो, तो इसमें से जब परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे आप तो 144 का निकाल, जिसका आपको याद होगा कि 12 का स्क्वायर किया जाता है तब ये 144 होता है। क्लियर है? अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं पूर्ण वर्ग, तो उसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, कुछ इस तरह से निकलता था, और जिसका पेयर लगते जाता था तो वो परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन में डायरेक्टली बता देता हूँ कि जाहिर सी बात है 144 इसका डायरेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट, आपको पेपर में क्या करना है कि 144 पे ऐसे टिक नहीं मारना है, ठीक है? ऐसे आपको टिक नहीं मारना है। आपको करना क्या है कि आपको पूरा बनाना नहीं है। ये जो काम है ना, ये काम आपको रफ में करना है। ये जो परफेक्ट स्क्वायर आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से चुनाव करना है, तो आपको फटाक से हो जाना चाहिए। हालांकि मैंने 20 तक आप लोग को बोला है कि याद करके रखना, क्योंकि कोई भी आ सकता है। 20 के बीच में से ही कोई ना कोई आता है, तो फटाफट वहाँ पेपर में सॉल्व होता है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टिक नहीं मारना है। आपको क्या करना है, जो आंसर होगा उस आंसर को ऐसे लिखना है ए, और 144 पूरा बाकायदा लिख करके आपको जवाब देना है। ऐसे टिक मारने से आपका काम नहीं चलेगा। चलो, तो ये मैं अब ये आपको बता दिया कि कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ आपको आंसर राइटिंग करना है। अब 1.2 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जब 2 समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर अंतःकोणों का योग कितना होता है? क्लियर है? तो जब 2 समानांतर रेखाओं को, है ना, ये 2 समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के अंतःकोण, है ना, इंटरनल एंगल, तो देखो ये अंतःकोण, ये भी एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो दोनों का अंतःकोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप बी लिखेंगे और 180 डिग्री आप लिखेंगे। याद रहे, मैं अब टिक मारते हुए चलूँगा, क्योंकि थोड़ा सा समय का भी मुझे ध्यान रखना है। अब चलो, आंकड़ा ये एक हमारे पास में आंकड़ा दिया हुआ है 5-3 इस तरह से, और इसका कह रहा है कि बहुलक निकालो। तो बहुलक क्या होता है? जो मैक्सिमम नंबर टाइम्स ऑफ रिपीट रहता है वो क्या होता है? बहुलक होता है। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये जो 3 जो है 5 टाइम रिपीट है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? ठीक है। 1.4, निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य होता है? किसको ज्ञात करने के लिए? तो ये माध्यिका जो चीज़ होती है ना, माध्यिका जो चीज़ होती है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आंकड़ों को या तो आरोही में या अवरोही क्रम में, है ना, आरोही में या फिर अवरोही क्रम में इसको रखना पड़ता है माध्य। तो इसका ऑप्शन जो है ए नंबर है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है। 1.5 में बीजीय व्यंजक -x² और y⁴ में गुणांक है। तो देखो, इसमें किसी तरह का कोई बीजीय व्यंजक, ये जो अलजेब्रिक दिया हुआ है एक्सप्रेशन हमारे पास में, तो इसमें गुणांक कह रहा है, यानी कि कोफिशिएंट पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखो, ये पावर वाला को कोफिशिएंट तो है नहीं। क्लियर है? तो इसके साथ में आखिर वो कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हुआ है? तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे हमारा किससे मल्टीप्लाई हुआ है? -1 से मल्टीप्लाई हुआ है। याद रहे, अगर माइनस में कोई नंबर है,
माइनस का साइन यहाँ लगा है, इसका मतलब वो किससे, -1 से मल्टीप्लाई है। ये बात आप देखो 1 भी है ऑप्शन में, लेकिन आपको क्या चुनाव करना है, अगर माइनस में है और कोई भी कोएफिशिएंट इसके अंदर में नहीं है तो उसका जवाब होगा -1। क्लियर है। 1.6 में आते हैं हम लोग, किस बहुभुज के विकर्ण समकोण का समद्विबाहु होते हैं। तो कौन से बहुभुज के विकर्ण समकोण पर समद्विबाहु होते हैं। तो जाहिर सी बात है समद्विबाहु इसका होता है वर्ग का, किसका होता है, वर्ग का। क्लियर है। एक बिल्कुल समकोण पे 90 डिग्री वहाँ भी क्रिएट होता है। क्लियर है। अब 1.7 में जैसे कि एक स्क्वायर है हमारे पास में, ठीक है, और ये इधर से चला और ये इधर से चला, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये सब एंगल कितना, 90 डिग्री का कह रहा है कि विकर्ण समकोण पर समद्विबाहु। तो यहाँ पे जो बनते हैं ये सब 90 बनता है, तो ये वर्ग की फैसिलिटी होती है। ओके। 1.7 में बटे की गणना किस मूल्य पर की जाती है। अब बटे की गणना जो है वो किस मूल्य पे की जाती है, वो हमारा होता है अंकित मूल्य पे। कौन से मूल्य पे, अंकित मूल्य पे की जाती है। क्लियर है। अब 1.8 में आते हैं, संख्या एक को क्या, एक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इकाई अव्यय, ये क्या कहते हैं उसको, गुण, ये सॉरी योज्य तत्समक इकाई अव्यय, या गुणन तत्समक, या गुणन प्रतिलोम। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा गुणन तत्समक। क्या होता है, गुणन तत्समक। क्लियर है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब बातें आपको याद रखना पड़ेगा। 1.9 में आते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो थोड़ा सा आपको धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, ताकि आपको साफ, सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे पड़े। क्योंकि वीडियो क्वालिटी अगर आप 240 पे देखोगे तो ऐसे नहीं बनेगा। आपको कम से कम 480 का उसमें चुनाव करके उस पर देखो, 480 या 720 पे। हालांकि आप देखने के लिए तो HD क्वालिटी में देख सकते हो, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ HD क्वालिटी में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। 1.9 को डिस्कस कर रहा हूँ। निम्न में से उचित भिन्न है, निम्नलिखित में उचित भिन्न। अब उचित भिन्न हमारा कौन होता है, नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसको हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। तो देखो बाकी देखो, नोमिनेटर छोटा है, क्लियर है, यानी कि अंश छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब उचित भिन्न इसी को बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे 2 तथा p का योग होगा। अब 2 और p को ऐड करूंगा तो 2 + p, तो ऐसा ऑप्शन जो दिखेगा वो होगा वो 2 + p, तो ये हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1.11 में अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अब अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, ये 90 डिग्री होता है। क्लियर है। अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समकोण लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, समकोण। क्या लिख सकते हैं, समकोण, या 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। आगे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, जो एक चतुर्भुज है यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। वृत्त का व्यास त्रिज्या से, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या से क्या होती है, दुगुनी होती है ना, त्रिज्या की दुगुनी, त्रिज्या की दुगुना, त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है। माचिस की डिब्बी में डैश शीर्ष होते हैं। तो माचिस का जो डिब्बी होता है उसमें वर्टेक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शीर्ष है ना, कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने, 8 होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक घनाभ में डैश कोरें होती हैं। तो एक घनाभ में कितने कोर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कितने, 12। कितने होते हैं, 12, यानी कि वही साइड की बातें होती है। साइड जो कि ऐसे आपको बता देता हूँ कोर किसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक घनाभ है, तो ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12, इसी को कोर बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो सब मैं रफ में आपको समझा रहा हूँ, ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आंसर हो रहा है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग आते हैं। यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, टोटल 6 प्रश्न रहेंगे। तो दूसरा नंबर प्रॉब्लम है कि -2 पे पावर 7 × 2 पे पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन दिया है, तो बहुत ध्यान से, -2 पे पावर 7 और × 2 पे पावर 8। तो माइनस जब भी रहता है तो -1 को हम लोग बाहर कर लिए, ×2, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस से -2 हो जाएगा, पावर 7 × 2 to the power 8। क्लियर है। तो ये 7 जो है ये -1 पे भी लागू है और ये 7 इस 2 पे भी लागू है, क्यों, दोनों पे लागू है कि, ठीक है।
राइट, 2 पावर 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पावर 7 और 2 पावर 8, ये दोनों a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n, तो क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n, ऐसे फार्मूला पे ये काम करेगा। तो ये देखो, ये पावर देखो, ये भी बेस है, ये भी बेस है, बेस बेस सेम है, तो ये पावर पावर जुड़ जाएगा, तो ऐसे हो गया। -1 तो बाहर ही है। अब -1 के पावर में अगर ऑड नंबर रहता है, यानी कि विषम संख्या रहती है, तो उसका -1 ही वैल्यू हो जाता है। क्लियर है ना। जिसको ऑड नंबर, इवन नंबर आप लोग पढ़े होंगे, सम संख्या विषम संख्या के अगर पावर में विषम संख्या रहे तो -1 पे, तो वो क्या होता है -1 में ही रह जाता है। अगर सम रहे, यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसा अगर पावर में रहे, एक्सपोनेंट में रहे, घातांक में रहे, तो उसका क्या होता है 1 हो जाता है। तो ये हो गया। तो 2 टू द पावर 7 प्लस 8, ये 7 है आपका, है ना, ये 7 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा 2 पे पावर 15 होगा, और है ना क्या हो जाएगा 2 पे पावर 15, और ये -1 यहाँ आकर जुड़ गया, तो 2 पे पावर 15 ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। अब देखो, ये नाम में काम छुपा हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 भुजाएं बराबर होती है। तो देखो, ये AB और AC बराबर है। देखो, प्रॉब्लम आपको बनाना है ना, प्रॉब्लम टारगेट करना है, तो आपको प्रॉब्लम के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम की भाषा को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमसे क्या पूछ क्या रहा है। अगर आप प्रॉब्लम को समझ गए तो फिर बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ये बराबर और ये बराबर, ये दोनों साइड बराबर है। क्लियर है। एवं वृत्त का केंद्र O, और वृत्त का केंद्र यहाँ पे केंद्र है O, भुजा BC पर स्थित है। वृत्त का केंद्र जो है वो भुजा BC पे बिल्कुल स्थित है। तो कोण B का मान ज्ञात करिए। तो कह रहा है कि कोण, ये जो B है, इसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे त्रिभुज ABC में एंगल A = 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण है। क्लियर है। तो देखो, जब भी आधा क्या लिखा है एंगल A, यहाँ वाला एंगल कितना 90 डिग्री, याद रहे। जब भी सेंटर पे, याद रहे ये सेंटर है ना बीच में, कह रहा है ना क्वेश्चन की वृत्त का केंद्र है O, अगर सेंटर पे एंगल, सेंटर पे अगर ये हमारा एक साइड है ना, बेस है, और इसके ऊपर एंगल बनता है, ठीक है, या फिर इसके नीचे एंगल बनता है, या फिर इस सेंटर से अगर मतलब कि ये क्या है हमारा व्यास है, ये क्या है व्यास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर से ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, किधर भी एंगल बने सर्कल में तो सब 90 डिग्री बनता है। क्लियर है ना। तो ये 90 डिग्री तो अर्धवृत्त का कोण है, तो याद रहे। तो ये आपका 90 डिग्री, तो एक ये हो गया। हमें तो निकालना है एंगल B, ठीक। और हमें ये पता है, ये जब दोनों साइड, ये वाला साइड आपस में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि इसके अपोजिट में ये एंगल और ये AC के अपोजिट में ये वाला एंगल। ठीक है, तो वही लिखा है कि एंगल B और एंगल C समद्विबाहु के बराबर भुजाओं के सामने का कोण है ना। बराबर कर दिया यहाँ पे एंगल B = एंगल C। अतः किसी ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = कितना 180 डिग्री। अब देखो, एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दिया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। एंगल A जो है 90 डिग्री, और एंगल B और एंगल C ये दोनों तो बराबर ही हैं। यहाँ पे बताया एंगल B, तो ये एंगल B तो क्या हो जाएगा 2 एंगल B, और ये 90 कहाँ चला गया, 90 चला गया उधर, तो क्या हो जाएगा 180 में से 90 चला जाएगा। देखो इधर आया 90, तो क्या बच गया 90। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 एंगल B = 90 डिग्री, ऐसा कुछ। क्लियर है। तो एंगल B = क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2। अब ये कटेगा 2 1 जा और 2 45 जा, यानी कि एंगल B = कितना 45 डिग्री। और यही तो क्वेश्चन बोल रहा था ना कि एंगल B मुझे बताओ कि ये कितना है 45, और एंगल C भी पूछता तो ये भी कितना होता 45। क्यों, क्योंकि एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो इस तरीके से आपका बनाने का क्या होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए, और इस तरह से बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। निम्नलिखित में बहुपदों के चर राशि के घातांक को घटते क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो -12 टू द पावर m पे पावर 5, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो, पावर को देख करके, m पे पावर को देख करके हमें लिखते हुए जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घटते हुए क्रम में, है ना, ये हमारा
MP2 पहले 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 2, और यहाँ पे पावर 1 कुछ नहीं है तो पावर 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर में 0। अगर m पे पावर 0 का मतलब क्या होता है कि ये 1 है। क्लियर है। तो यहाँ पे जिसमें अब पावर है ही नहीं तो उसको तो वो कर ही दो, है ना। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग क्या करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। 5वां नंबर हम लोग देख रहे हैं, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है, उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखो, एक बहुभुज में जिसमें यानी कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें साइड्स जो हैं वो 8 दिया हुआ है, तो एक फार्मूला होता है अंतःकोण निकालने का फार्मूला, अंतःकोण निकालना है यानी कि इंटरनल एंगल। तो ये फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से देख लेना, इस पे प्रॉब्लम आता है। n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 × 80, यानी कि जितना संख्या देगा भुजाओं का यानी कि साइड्स का, कि इतने साइड्स हैं तो ये वो n डालना है, n-2। तो ये देखो 8-2 तो 6, और 6 × 180 तो टोटल कितना एंगल बनेगा उसके अंदर में, तो 1080। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से। क्लियर है। तो आपको पेपर में आए तो आपको फटाक से क्या याद रखना है कि n-2 × 180 डिग्री। 6 नंबर पे समीकरण हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 6 नंबर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, सॉल्यूशन यहाँ से है कि x का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये 18 उधर जाएगा कि 18 इधर आया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये रहा तो ये 18 इधर आया तो 24 - 18 हो गया। अब क्या करना है मुझे, x का, अब 24 में से 18 चला गया तो बच गया 6, तो 6x = 6। x का ये क्या है, कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। अब गुणांक जब बराबर के इधर आता है तो कहाँ चला जाता है, नीचे। ये नीचे आ गया, अब ये 6 से कट गया, 6 1 जा 1/1 का मतलब होता है क्या, 1। ये क्या हो गया, आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। अब 7 नंबर पे परिमेय संख्या 1/8 में से -1/4 को घटाइए। ठीक है, अब कह रहा है कि परिमेय संख्या 1/8 में से -1/4 को घटाइए। तो देखो 1/8 लिखा, यहाँ पे सॉल्यूशन है, कहाँ है, ये है सॉल्यूशन। 1/8 लिखा, हमें क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है, और इसको भी ब्रैकेट में हमने रख दिया क्योंकि जब भी हमें घटाना रहता है तो ये ब्रैकेट लग देते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस, ये ब्रैकेट हमें तोड़ना पड़ेगा ना, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। तो याद रहे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ऐसा हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमें क्या करना है, 8 और 4 का एलसीएम। तो 8 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 8। अब ये भिन्न का जोड़ है। अब इसको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं तब 8वीं में पहुँचे हैं, है ना। तो 8 और 4 का एलसीएम तो 8 हो गया। अब 8 तो 8 रह गया, ये 1 और 4 2 जा 8 और 1 2 जा 2, तो 1 + 3 तो 3/8। ये कटता तो काटते, ये 3/8 अब किसी से कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये 7 नंबर का सोल्यूशन था। 8 नंबर में आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न अब यहाँ से चलेगा क्योंकि अब एक प्रश्न के 3 नंबर आपको मिलेंगे। 2/7 to the power 3 × 1/2 to the power 3। ठीक है, ये एक्सपोनेंट से, ये घात घातांक वाला जो आपका वो है उससे ये उठाया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दिया है। ठीक है, तो देखो ये जो 3 जो पावर है, ये 3 इस पे भी है, 2 पे भी है, और ये 7 पे भी है। ये जो 3 है 1 पे भी है और ये 2 पे भी है। तो देखो ये इस पे भी आया और ये 7 पे भी अप्लाई हुआ। ये 1 पे अप्लाई हुआ, 1 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 × 1 × 1, तो क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 रह गया। ये 2 पे पावर 3, ये समझ में आया। तो देखो यहाँ पे ये 2 पे पावर 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 1 × ये 1/7 पे पावर 3, ये नीचे में, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 7 to the power 3, तो 1/ अब 7 to the power 3 का मतलब क्या होता है, 7 to the power 3 यानी कि 7 × 7 × 7। 7 जो है ये 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा कितना हो जाएगा, 343, इस तरह से। क्लियर है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है। क्लियर है। अब चलो 9 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड कीजिए, इसे 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो बहुत ही कंस्ट्रक्शन का ये प्रॉब्लम है। तो पहले आपको क्या करना है कि 7.5 का आपको लाइन खींचना है। ये लाइन आपको पहले खींच लेना है 7.5 का, ये खींच लोगे आप, स्केल रखना, खींच लेना। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 60 डिग्री, ये ए पे पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है,
तो ए पे 60 डिग्री बनाना इस डायरेक्शन में, और नीचे में यहाँ पे ये वाला एंगल बनाना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ भी बना लेना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तरीका। 60 डिग्री यहाँ भी बनाना, बस ये 60 डिग्री नीचे की तरफ बनाना और ये 60 डिग्री इधर, और ये लंबा, ये जो लाइन है ये लंबा सा खींच लेना और ये इधर की तरफ खींच लेना। अब क्या करना, यहाँ पे ए पे क्या करना, ए पॉइंट पे कितना बोला है, 3 समान ना। तो क्या करना, ये जो कंपास रहती है ना, जो जिसमें ऐसे रहता है पेन, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे बटा रहता है, ठीक है। तो एक में तो हमारा पेंसिल लगता है और एक तो ऐसे ही नुकीला रहता है, ठीक है। एक में हमारी क्या लगी रहती है, पेंसिल लगी रहती है। तो हमें क्या करना है कि जो नूक है उसको यहाँ रखना है और अपने श्रद्धा अनुसार जितना मन करे उतना इसको ओपन करना है, और नूक को रख के 1 2 इसी लाइन पे, ये जो 60 डिग्री का लाइन आप खींचे रहोगे ना, उसी लाइन पे एक कट, फिर नूक को यहाँ पे रखना, फिर अगला कट मिलेगा, फिर नूक को यहाँ रखना, फिर अगला कट मिलेगा, तो 3 हो गया। फिर उस सेम जो आपने जो यहाँ पे इंटरवल लिया था, जो ये गैप यहाँ पे लिया था, सेम गैप आपको यहाँ रखना है। क्लियर है। तो 1 2 3। अब क्या करना है कि इसका ये बी पॉइंट का आखिरी वाले से मिला देना है, ठीक है। तो अब इस पे नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, A1 A2 A3, और इधर में B1 B2 B3, B1 B2 B3 इस तरह से। तो ये B को पहले यहाँ मिला देना है A3 से, और ये B2 को A2 से, और B1 को B2 से, और B2 को A1 से, और B3 को A से। क्लियर है। तो ऐसे मिला दोगे तो ये अपने आप, ये जो लाइन है ना, ये जो 2.5 और 2.5 ये जो दिख रहा है, ये अपने आप बट जाएगा। ये अपने आप 3 टुकड़ा है, देखो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर की लाइन को आप बिना कुछ किए, बस विद द हेल्प ऑफ ये स्केल एंड कंपास, आप काफ़ी अच्छे से इक्वली इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना। मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है सिलेबस को, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। ये 9 नंबर प्रॉब्लम था। 10 नंबर प्रॉब्लम में आते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक डाटा हमारे पास में दिया हुआ है, ये डाटा है हमारे पास में, कह रहे हैं कि इसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि आंकड़ों का योग, जितना भी आंकड़ा है ये सबको ऐड करो और आंकड़े कितने, आंकड़ों की संख्या, ये फार्मूला है, याद रखना। समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बाई आंकड़ों की संख्या। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। पहले तो ऊपर में सबको जोड़ दो, डिवाइड बाई 7। अब ये आएगा, है ना, 500 ऊपर सबको ऐड किया तो 504 आया, और ये नीचे में 7 से ये कट जाए, कितना 72 में। तो ये आंसर हो गया कितना, 72। तो ये फार्मूला आप ज़रूर ध्यान में रखना कि समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, आंकड़ों का योग बाई आंकड़ों की संख्या। अब 11 नंबर में, यदि 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, है ना, ये आपका डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन से ये प्रॉब्लम है। तो काफ़ी अच्छे से आप देखना कि व्यक्त कर्मानुपाती विचरण, ये ऐसा चैप्टर है आपका। तो देखो 20 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, 20 मजदूर 20 दिन लग रहा है, ठीक है। तो 8 मजदूर उस कार्य को कितने, तो 8 मजदूर, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x। तो यहाँ पे व्यक्त कर्मानु विचरण, यानी कि अगर 20 मजदूर 20 दिन में कर रहे हैं तो 8 मजदूर कितने दिन में, तो हम लोग यहाँ मान लेंगे x मान लेंगे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो फार्मूला है, यहाँ पे व्यक्त कर्मानु विचरण है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो ये हमारा देखो, मजदूर की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या, अगर मजदूर की संख्या घट रही है तो दिन का भी संख्या क्या होगा, दिन का संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मजदूर की संख्या जो है हमारा 8 दिन हो जाएगा, तो यहाँ पे दिनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, हमारा बढ़ जाएगा काम में, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, x1/1 = x2/2, ठीक है। तो ये 20 × 20 और 8 × x, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन आपको पहचान करते आना चाहिए कि ये डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में कैसे होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 20 × 20, और ये x का एक कोफिशिएंट है तो इधर आया तो ये कटेगा, तो ये जब कटेगा तो ये आ गया 50, ठीक है। ये क्या हो गया, 20 × 20/8 = x। ये कटेगा किससे, 4 के टेबल से, 4 2 जा, अब 4 5 जा, फिर कटेगा 2 1 जा, 2 10 जा, तो 10 5 जा 50। एक तो उत्तर क्या हो गया, 50 डेज। x = कितना आ गया, 50 डेज। x = कितना आ गया, 50 डेज। यानी कि अगर
8 अगर मज़दूरों की संख्या 8 है तो कितना हो जाएंगे, मज़दूरों की संख्या 8 है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ओके चलो अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। दो संख्याओं का योग 64 है, ठीक है, यानी कि दो संख्या है जिसका योगफल 64 है, दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन यहाँ से है ना, माना कि जो पहली एक संख्या है वो x है, अब इसका क्या है, ये 3 गुना है दूसरी संख्या, ठीक है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है तो पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x, 3 गुनी है जो पहली संख्या है उससे। तो अब कह रहा है कि दोनों का योग, तो x + 3x = 64, कह रहा है ना कि दोनों संख्याओं का योग 64 है, तो दोनों को ऐड कर दिए = 64। अब 3x + x तो 4x हो गया। अब ये कटम पिटम करके ये क्या हो जाएगा, ऐसे 4 1 जा 4 16 जा, तो ये x = 16, x की वैल्यू 16 है, यानी कि अब एक जो संख्या हो गया 16 हो गया। अब एक संख्या हमारा क्या है 3x, तो 3x तो क्या 3 × 16, 16 3 जा 48। तो देखो उत्तर में हमारा क्या आ गया, एक संख्या 16 और दूसरा संख्या 48। अब दोनों 48 और 16 को ऐड करोगे तो 64 आएगा भी, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग बोला था ना। तो एक संख्या ये और एक संख्या ये ऐड करके देखो, 8 6 14 का 4 और 4 1 5 1 6 64 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैसे, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलो प्रॉब्लम नंबर ये इसको मैं ऐड करके बताया हूँ, आगे चलते हैं हम लोग 13 पे आते हैं। कह रहा है कि एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 961 वर्ग मीटर है। अब देखो ये क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग मीटर। देखो क्षेत्रफल को पहचानने के लिए आपके पास ये दिमाग होना चाहिए कि जो भी यूनिट देगा तो देखो वर्ग मीटर लिखेगा या वर्ग सेंटीमीटर लिखेगा, है ना, या फिर सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा देगा, है ना, या मीटर का स्क्वायर ऐसे चढ़ा देगा, तो आप समझ जाना कि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखो एक वर्गाकार आकृति है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो आकृति की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आकृति की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर है। चलो तो यहाँ से सॉल्यूशन मैंने दिया है। तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल 961 वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर में है। तो वर्ग का भुजा का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला वर्ग का। तो ये हमारा क्या हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया 961। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, है ना, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है साइड इंटू साइड, वही भुजा इंटू भुजा। तो ये होता है आपका, ये क्षेत्रफल हमारा दिया है 961 इक्वल टू, और ये साइड का स्क्वायर एस स्क्वायर, तो ये इधर आएगा तो ये रूट चढ़ा जाएगा 961 इक्वल टू एस। तो 961 किसका होता है 31 का, किसका होता है 961 किसका होता है 31 का। तो एस इक्वल टू हमारा कितना हो गया, निकल गया 31, यानी कि साइड हमारा कितना निकल गया, साइड इक्वल टू 31 मीटर, 31 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया आंसर, ये हमारा क्या निकल गया आंसर। तो ये 13 नंबर हो गया। अब 14वें नंबर पे आते हैं हम लोग। सर्व समीका के प्रयोग से 52 × 48 का मान ज्ञात कीजिए, जिसको आइडेंटिटी मेथड हम लोग बोलते थे, है ना, जिसके अंदर में a + b का आपका आया था होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर आया था और a + b × a - b आया था, ठीक है। तो ये 3 मेन फार्मूले होते हैं, लेकिन सर्व समीका का यहाँ प्रयोग करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन बहुत ही इजी रहता है ये सब। तो देखो 52 को हम लोग कैसे, सर्व समीका ये है हमारा, 52 को कैसे लिख सकते हैं, 50 + 2 करें तो 52 हो जाएगा। उसी तरह से ये बीच में ये ब्रैकेट डालने का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और ये 48 कैसे लिख सकते हैं, 50 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा। जाहिर सी बात है 50 + 2 तो 52 और 50 में से 2 गया तो 48, ऐसे हो जाएगा ना। अब क्या, अब आपको पता है क्या कि यहाँ देखो यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये प्लस है ये माइनस, यानी कि देखो a + b और a - b। तो a + b a - b क्या होता है, ये होता है a² - b² से। तो यानी कि 50 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500 - 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये क्या हो जाएगा 2500 - 4। तो ये घटा करके जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो एक आप ऐसे करने जाओगे, ऐसे 52
और 48 ऐसे मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी से आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है। और ये एक सर्व समीका यानी कि आइडेंटिटी मेथड जब लगाते हो तो उससे भी आपका आंसर यही आता है। क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं प्रॉब्लम नंबर 15 पे। यहाँ पे सॉल्यूशन पे कह रहा है कि शीर्ष लंब 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 एक शीर्ष लंब है जो कि 6.5 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल जो है 26 वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का आधार ज्ञात करिए। तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है हमें। तो त्रिभुज का शीर्ष लंब इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 26। ठीक है। तो त्रिभुज का आधार, तो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे त्रिभुज का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, है ना, बेस इंटू हाइट, यही होता है ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आधार इंटू शीर्ष लंब। तो हमारा क्षेत्रफल दे रखा है 26, 1/2 ये रहा, आधार ये रहा और शीर्ष लंब की जगह शीर्ष लंब रख दिया। अब क्या हो जाएगा हमारा ये 26 मल्टीप्लाई ये चला जाएगा ऊपर, ये कुछ ऐसे होगा। देखो ये कैसे हो रहा है बहुत ध्यान से समझना। ये कुछ ऐसे यहाँ पे 26 इक्वल टू 1/2 इंटू आधार में आधार मल्टीप्लाई ये 6.5 है ना, तो ये 6.5 को ये 65/10 लिख सकते हैं। क्लियर है। 65/10 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 26 इक्वल टू, अब देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/20 है ना, और ये 1 मल्टीप्लाई 65, तो ये क्या हो जाएगा ये 65 और ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो गया आधार। ठीक है। और ये आधार कैसा है, ये इसके आधार के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, याद रखना। ठीक है। ओके। तो ये क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई ये चला जाएगा यहाँ पे 20 और ये आधार का ये कोएफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, तो ये कहाँ चला जाएगा नीचे। तो वही चीज़ आपको ऐसे करके दिया हुआ है, मैंने काफ़ी सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया। अब ये कटेगा किसके टेबल से 13 के टेबल से, 13 दूना 26 और 13 पचे 65। ठीक है। और 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो अल्टीमेटली हमारा अंत में क्या आता है 2 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 8 और ये सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ के बाद आप यहाँ समझ लेना कि ये कैसे फाइनल हमारा आंसर आया है। ठीक है। क्लियर है। अब 15 हो गया। अब चलते हैं हम लोग 16 में। काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर लेना क्योंकि प्रॉब्लम आपके यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4.5 और ये ऐसे दे रखा है। इनमें भरी हुई हवा का आयतन, तो देखो वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है वॉल्यूम। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि कमरा जो है वो कैसा है, वो घनाभाकार है कि कैसा है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया हो। देखो 5 मीटर दिया है, 4.5 दिया है, 3 मीटर दिया है, यानी कि तीनों के तीनों डिफरेंट है, लंबाई चौड़ाई डिफरेंट है, ऊंचाई भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब वो कैसा है, वो कुछ माचिस के मतलब ऐसा शेप का है, ऐसे लंबे शेप का है, वो वर्गाकार नहीं है। कैसा है ये घनाभ जैसा है। ये कैसा है ऐसा है घनाभ जैसा है। ठीक है। जैसे ईंट रहता है ना वैसा है। ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको ये पढ़ते के साथ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये आपका क्यूब है या क्यूबॉइड है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो ये है आपका क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा। तो देखो ये कैसे आएगा 5 इंटू 45, ये दशमलव है ना 4.5, तो इसको लिख दो दशमलव के लिए 1 और दशमलव के इधर में एक ठो है नंबर, तो एक 0 दे देंगे और मल्टीप्लाई 3। और जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना 5 इंटू 45 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 45 इंटू 3 और ये बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा 675/10 ऐसा आएगा। अब इसको ये 10 है नीचे में, तो दशमलव कैसे 67.5, ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बना लेना है। 17 पे आते हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कह रहे हैं कि x² - 11x + 30 को x - 5 से भाग दीजिए। ठीक है। भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है। तो देखो
इसको इसमें भाग देना है। तो आपको मैं ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे आपको इसको करना है। तो देखो x इंटू ये x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये कट गया हमारा, ठीक है, कट गया। तो ये अब माइनस प्लस तो माइनस और ये 5 इंटू एक्स तो ये 5x हो गया, ठीक है। अब माइनस, अब देखो 11x माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा और 11x में 5x चला गया तो कितना बचेगा 6x। ये प्लस का 30 ये नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला। अब क्या ऐसा नंबर रखें कि इसके जैसा ही बनाना है, ठीक है। ये x में ये शुरू के टर्म में मल्टीप्लाई करें, क्लियर है। तो क्या होता है 6, हमें क्या रखना है 6, तो क्या हो जाएगा ये माइनस रखेंगे, माइनस क्योंकि साइन जैसा है वैसा साइन में लाना रहता है, ठीक है। तो माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस और 6 रखेंगे तो 6x हो जाएगा, क्लियर है। अब 6 इंटू माइनस माइनस तो प्लस और 6 5 जा 30, ये ख़त्म हो गया है ना। और ये प्लस माइनस अब ये ख़त्म हो गया। तो भागफल कितना हो गया x माइनस 5 और शेषफल 0। भागफल कितना हो गया x माइनस 5 और शेषफल कितना हो गया 0। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि नीचे में तो कुछ बचा नहीं, हमारा क्या है x माइनस 6 हो गया। अतः भाजक भाज्य एवं गुणनखंड है, ठीक है। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा ये जो भाजक है ना, उसका क्या हो जाता है फैक्टर हो जाता है, यानी कि गुणनखंड है। अगला दिया हुआ है अथवा में प्रॉब्लम दिया है। तो देखो अथवा वाला प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करते हैं, या तो ऊपर वाला बना लो या तो नीचे वाला बना लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है यानी कि इस टर्म को इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हूँ मैं, ठीक है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये, तो देखो पहले इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। और फिर ये माइनस वाई स्क्वायर का इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू, तो देखो पहले साइन साइन का याद रहे, प्लस इंटू प्लस तो क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस तो क्या होता है प्लस, अब प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस तो क्या होता है माइनस, ठीक है। तो ये चार आपको अच्छे से देखना है। तो पहले साइन साइन का मल्टीप्लाई, और स्टेप ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, पहले साइन को साइन से हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, और दूसरा क्या करते हैं, अगर नंबर है नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। और तीसरा अलजेब्रा को, ठीक है, अलजेब्रा है तो अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 स्टेप में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले प्लस प्लस तो प्लस में आएगा, साइन ना लिखे तो भी ये पॉजिटिव माना जाएगा। अब चलो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो रहने दो 3 को, ये 3 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब, क्लियर है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हो जाएगा 5y एक्स स्क्वायर 5 ये आपका। तो इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होकर के ये फाइनल आपका क्या हो गया, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना, बनेगा प्रॉब्लम। अगर वीडियो अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो क्वालिटी का बढ़ाओगे नहीं, यूट्यूब में फैसिलिटी है कि आप आसानी से वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं 240 या 480, कम से कम 480 पिक्सल पे देखिए या 720 पिक्सल पे देखिए, है ना। सेटिंग रहती है कि वीडियो कितने रेजोल्यूशन में आप देखना चाहते हैं, कितना हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं। तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, सब चीज़ बहुत परफेक्ट रूप से आपको दिखाई देगा। चलो 18 पे है, कह रहे कि 3200 रुपीज़ 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये आपका दिया है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ये रेट यानी कि दर दिया हुआ है, और ये क्या है टाइम। तो देखो मूलधन रेट, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन की जगह ये 3200 रखो, 12 रखो, 2 रखो, और ये डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खिसक गया। तो अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो साधारण ब्याज हमारा कितना आया 768 रुपीज़। मेरा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट है। साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 768। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला इसी में लगा लेते हैं।
तो P इंटू चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T - 1। अब जब इस फॉर्मूले पे हम लोग रखते हैं तो हमारा फाइनली क्या आता है, ये आ जाता है, क्या आ जाता है, ये है ना। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ये नीचे में जो लिखा हुआ है ये आता है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 814.08, कितना, 814.08। तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा था क्वेश्चन कि क्या चक्रवृद्धि ब्याज है ना और साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना, 814.08, वो मैंने रखा, और माइनस ये हमारा साधारण ब्याज आया था 768, वो रखा, और दोनों को घटा देने से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये 18 हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसी में अथवा करके दिया हुआ है। अथवा में, ये अथवा का प्रॉब्लम, भारत सरकार ट्रैक्टरों का लागत मूल्य 11% उत्पादन कर लगाती है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है, यानी कि प्रोडक्शन टैक्स जो होता है, टैक्स लगाती है भारत सरकार। ठीक है, यदि कारखानों में एक ट्रैक्टर का उत्पादन लागत 12,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि कितनी। तो देखो जैसे भारत सरकार टैक्स लगाती है तो ये प्रोडक्शन टैक्स होता है। तो अगर एक ट्रैक्टर 12,000 की लागत पे है तो 12,000 पे 11% का वो टैक्स लगी। तो ये टैक्स कैसे निकालते हैं, अब देखो अथवा वाला प्रॉब्लम है, या तो ऊपर वाला बना लो या तो नीचे वाला, दोनों को नहीं बनाना है आपको। लेकिन मैं तो दोनों को बताऊंगा आपको, ताकि आप जो भी आपको सूटेबल लगे वो पेपर में बना पाए। तो मैंने यहाँ पे बता दिया अथवा का, ये किसका है, 18 नंबर, किसका, 18 नंबर। तो एक ट्रैक्टर का 12,000, उत्पादन कर का जितना लागत मूल्य है उसका 11%। तो 12,000 का 11% कितना है, देखो ये 2 0 से 2 0 कट लिया, तो कितना, ये हो गया 120 गुणित क्या हो गया, 120, यहाँ पे 120 गुणित 11। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1320। यानी कि अब उत्पादन कर कितना हो गया, 1320 रुपये। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप मुझे बताइए कि कितना वो टैक्स लगेगा। ये 12,000 जब एक ट्रैक्टर बिकेगा तो इस पे उत्पादन टैक्स सरकार लगा दी, तो कितना हो गया, 1,320 रुपये का हो गया। तो ये आंसर हो गया। 19 नंबर प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय। इसके अंदर भी 2 प्रॉब्लम है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ये प्रॉब्लम आपका कंस्ट्रक्शन से रहेगा ही रहेगा। याद रखिए कि कंस्ट्रक्शन आपको एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसके विकर्ण AC = 6 सेंटीमीटर, BD = 8 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए, यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है। ठीक है, चलो तो एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है कि एक समचतुर्भुज बनाना है। ठीक है, ठीक, जिसके विकर्ण, दोनों विकर्ण दिए हुए हैं। तो कैसे होता है कि पहले एक आपको क्या करना है, एक विकर्ण खींच लो। तो मान लो आपने खींच लिया एक 6 सेंटीमीटर का विकर्ण, मतलब होता है डायगोनल, एक 6 सेंटीमीटर खींचा। और फिर क्या किया आपने, इसको डिवाइड किया। ठीक है, A और आपने C नाम दिया, AC। फिर आपने क्या किया कि ये जो लाइन है AC का, ये प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की कि ये इसका डायगोनल, यानी कि एक दूसरे का डायगोनल पे ये क्या होते हैं, बिल्कुल बीच में बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखेगा, और ये पूरा अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये आपको 4 उधर और 4 इधर, और ये 6 है, ये अगर ये 6 है तो ये 3 इधर और 3 इधर, यानी कि बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि आधा आधा बट जाना। ठीक है, दोनों जो विकर्ण हैं वो आधा आधा बढ़ जाते हैं, यानी कि बीचों बीच। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि AC लाइन को हमें एक क्या करना है, डिवाइड करना है। तो A पे हमने आर्क रखा और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नुक को रखेंगे और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, और ऊपर एक आर्क घुमाएंगे, नीचे आर्क घुमा लेंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे नुक को, फिर आर्क ऐसे घुमाएंगे, फिर आर्क ऐसे। तो जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, आर्क इधर और आर्क ऐसे घुमाया तो ये कट गया, फिर ये इधर कट गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन से ऐसे सीधा खींच लेंगे, स्केल रख के खींच लेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में बना, ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट आया मेरा, यहाँ पे कटिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट से 4 ऊपर, क्योंकि बोल रहा था कि एक विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 4 ऊपर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो कंपास होता है, यानी कि जो चाप होती है, उस जो जिसमें पेंसिल डालते हैं,
पेंसिल डाल के घुमाते हैं, राउंडर जिसको बोलते हैं, है ना। तो उसको नूक को यहाँ रखेंगे और 4 सेंटीमीटर स्केल पे पहले मेजर कर लेना, और ऊपर ये जो लंबा सा है ऊपर में खींच लेना, और इधर में 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, ऐसे कट हो जाएगा। तो ये डंडी पे कट हो जाएगा, ये जो बाइसेक्टर खींचे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं, ठीक है, कट होगा। तो जो यहाँ पे कटिंग पॉइंट आया और जो यहाँ पे कटिंग पॉइंट आया, अब ए को डी से मिला देना, डी को सी से, सी को बी से, और ए को डी से। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब ये बनने के बाद तो देखो नंबर ये बनाओगे तो कुछ नंबर, ये टोटल 6 नंबर का प्रॉब्लम है आपका, कितने 6 नंबर का। तो ये बनेगा तो आपको चलो यहाँ पे 2 नंबर पक्के हो गए, 2 नंबर बनाओगे तो 2 नंबर। अब इसका स्टेप्स ये सब लिखोगे ना कि कैसे कैसे आपने बनाया। तो सबसे पहले तो आपने एक AC ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का, फिर आप लिखोगे कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो वो जो रचना के पद हैं, यानी कि कैसे कैसे आपने बनाए हैं, वो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे आपको वो आपको 4-5 पॉइंट भी लिख दोगे ना, और ऐसे बता दोगे कि A से D को ज्वाइन किया, D से C को मिलाया, C से B को मिलाया, B से एक, इस प्रकार से हमें ABCD क्या मिल गया, एक समचतुर्भुज मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टेप्स हमको लिख देना है, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको दूसरा नंबर प्रॉब्लम है, अथवा करके या तो ऊपर वाला बनाओ या तो नीचे वाला। कह रहे कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, RS 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और RS 3.4 ये दिया हुआ है, और PS 4.2 इस तरह से, और QS जो है वो 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक चतुर्भुज, तो इसमें किसी तरह का नाम नहीं लिया है कि आपको बनाना क्या है, आयत बनाना है, वर्ग बनाना है, और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी स्क्वायर बनाना है, रोम्बस बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है ना, क्या बनाना है। बस उसने लिखा कि एक क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, बस बनाना है, और ये पेरीमीटर दे रखा है ये सब। अब ये पेरीमीटर का यूज करके आपको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, समझाया है, पढ़ाया है ना। तो चतुर्भुज PQRS ये सब पहले आपको लिख लेना है। PQ पहले लिख लो, PQ पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद फिर क्या करना है, P से S, ठीक है, ये दिया हुआ है P से S 4.2 सेंटीमीटर, एक आर्क को ऊपर खींच के रखो। अब क्या, Q से S, तो ये Q से S जैसे ही आप यहाँ Q पॉइंट से ऐसे रखोगे तो ये कटिंग पॉइंट मिलेगा, तो इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना। क्लियर है। और क्या दे रखा है, ये QS हो गया। उसके बाद QR, तो देखो QR आप एक आर्क ऊपर खींच के रखना, और ये RS क्या दे रखा है, RS, तो ये S तो मुझे यहाँ मिला हुआ था, तो S से R रख के ऐसे खींचेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। जब तक कटिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये कटिंग पॉइंट मिला, इससे इसको मिलाया, इससे इसे मिलाया, तो देखो PQRS हमारा क्या मिल गया, जो हमारा ये मेजरमेंट दिया हुआ था उस पर बेस्ड हमारा ये क्या मिल गया, हमारा क्वाड्रिलेटरल मिल गया, चतुर्भुज मिल गया। तो और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के जो पद हैं आपने कैसे कैसे क्या क्या किया वो काफ़ी अच्छे से देख लेना, और आपका लास्ट में लिख देना कि चतुर्भुज PQRS प्राप्त हुआ, जो मेजरमेंट था उसके अनुसार PQRS प्राप्त हुआ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हैं 20वें नंबर पे। कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। ठीक है। उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब होता है क्या, वॉल्यूम। धारिता मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है। तो टंकी क्या है, बेलनाकार है, तो बेलन का कैसा होता है, तो ये इसके अंदर भी 20 नंबर क्वेश्चन में भी दो प्रॉब्लम है आपके, एक अथवा वाला प्रॉब्लम है, तो दोनों में से कोई एक को करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है पहला वाले का, ऊपर वाले का। ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या जो होती है, बेलन की त्रिज्या दे रखा है 2.8 मीटर और हाइट दे रखा है 3.5 मीटर। तो टंकी की धारिता क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या देगा 2.8, तो 2r² तो 2.8 और एच का वैल्यू 3.5, तो ये 3.5। और ये नीचे में आपका ये क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ये 2.8 और बाई में ये अभी नहीं होगा, ये अभी नहीं, ये 2.8 का स्क्वायर यानी कि 2.8, 3.5 ये स्टेप अब आएगा। क्लियर है। ये स्टेप नहीं रखना आप लोग, ये गलत है। ठीक है। ऐसा हो गया। उसके बाद जब ये कटे पिटेगा, पूरा कटम पिटम कर लेना, तब ये आएगा आपका
ठीक है ये। उसके बाद फिर आपस में ये सब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, और उसके बाद अंत में आपका 86.24 घन मीटर। कैसा मीटर? घन मीटर। याद रहे, जब भी आप धारिता की बातें करते हैं, वॉल्यूम की बातें करते हैं, तो इसमें 3 डायमेंशन होता है। कितने डायमेंशन? इसमें कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं, जो कि आपका घन मीटर में ये आएगा, ठीक है। अब ये अथवा में आते हैं। कहाँ पे? हम लोग अथवा में आते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों में से किसी एक को आपको बना लेना है। तो एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई है। कितना? 1000 पाई है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखो, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आपको निकालना है। तो आपको व्यास 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, r = 22/2, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। तो ये 1000 पाई, तो ये क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल हो गया। ये 1000 पाई तो दिया है क्षेत्रफल, और 2πr आपको क्या निकालना है? ऊंचाई। ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई निकाल के बताओ। तो ये हो गया। तो 2πr, r का जगह r रख देंगे, और पाई की जगह पाई की वैल्यू ये इस तरह से h = क्या हो गया? 1000 पाई, और ये 2 पाई नीचे, और ये 10। तो देखो ये 1000 पाई, ये देखो 1 0 से ये 1 0 पहले निकल लिया, ठीक है। उसके बाद ये पाई से ये पाई निकल लिया, और ये 2 से ये क्या निकल गया? ये 100। तो ये 50 आ गया। क्लियर है? तो h = कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। और ये अथवा का सॉल्यूशन है। याद रहे, दोनों में से किसी एक को बनाना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बिग वाला थैंक यू। हर एक क्वेश्चन को मैंने कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। एक वीडियो जारी करूंगा जिसके अंदर में सारे सब्जेक्ट एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये मैं अभी वर्तमान में आपको एक एक वीडियो इंडिविजुअल हर एक मॉडल पेपर का या ब्लूप्रिंट जो सरकार की तरफ से जारी हो रहा है उस पर बेस्ड मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।